नमस्कार। आज के इस दिलचस्प पैलियोंटोलॉजी यानी जीवाश्म विज्ञान के विश्लेषण में हम एक बेहद रोमांचक सफर पर चलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं मोसासौर की। जरा सोचिए, एक आम सी जमीनी छिपकली कैसे विकास की दौड़ में समंदर की सबसे खूंखार और विशाल शिकारी बन गई। ये इवोल्यूशन के इतिहास का सबसे तेज और हैरत अंगेज जमीन से समुद्र का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो चलिए एक साइंटिफिक नजरिए से इस महादानव के बायोलॉजिकल राज खोलते हैं। हमारे आज के इस अध्याय में हम इन अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले समुद्र की ओर उनका इवोल्यूशन, फिर एक नन्हे नवजात का सर्वाइवल संघर्ष, उसके बाद एक समुद्री शिकारी की जानलेवा शारीरिक संरचना, उनका समंदर का निर्विवाद राजा बनना और अंत में एक बेहद दुखद अंतिम किनारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है समुद्र की ओर विकासवादी बदलाव, यानी एक बहुत ही तेज मरीन ट्रांसफॉर्मेशन। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। लगभग 16 करोड़ सालों तक प्राचीन समंदरों पर मछली जैसे दिखने वाले जलीय जीवों यानी इक्थियोसॉर का एक छत्र राज था। फिर क्या हुआ? एक बहुत बड़ी विलुप्ति यानी मास एक्सटिंक्शन की घटना हुई। समंदर में अचानक से एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल वॉइड बन गया, मानो शीर्ष शिकारी की कुर्सी खाली हो गई हो। और इसी खाली जगह पर कब्जा करने के लिए आज से करीब 8.5 करोड़ साल पहले जमीन पर रहने वाली कुछ छिपकलियों ने खुद को इतनी तेजी से समंदर के अनुकूल ढाला कि वो मोसासौर बन गईं। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। अक्सर लोग मोसासौर को डायनासोर मान लेते हैं, पर बायोलॉजिकली ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां पुरानी पीढ़ी के इक्थियोसौर पूरी तरह से मछली जैसे थे, वहीं मोसासौर असल में छिपकलियां थीं। जी हां, ये आज के कोमोडो ड्रैगन और सांपों के बहुत ही करीबी रिश्तेदार थे। इनके शरीर पर मछलियों जैसे नहीं, बल्कि छिपकलियों वाले शल्क या स्केल्स थे। और क्योंकि इनके पूर्वज जमीन से आए थे, इसलिए इनके पास गिल्स नहीं थे। इन्हें सांस लेने के लिए समंदर की सतह पर आकर अपने फेफड़ों में हवा भरनी पड़ती थी। हमारा दूसरा हिस्सा है हैचलिंग अवस्था में जीवित रहना, यानी गहरे समंदर में 1-2 फुट के नन्हे जीव का कड़ा संघर्ष। अब कल्पना कीजिए, गहरे और ठंडे समंदर के बीचों बीच पैदा होना कितना डरावना होता होगा। किनारे पर बहुत से शिकारी होते हैं, इसलिए इनका जन्म बीच समंदर में होता था ताकि वो सुरक्षित रहें। लेकिन इस नन्हे नवजात के लिए सबसे बड़ी चुनौती बाहर नहीं, बल्कि खुद उसका अपना शरीर था। बाकी आम रेप्टाइल से एकदम अलग मोसासौर वार्म ब्लडेड या गर्म खून वाले बन चुके थे। ये खासियत उन्हें ठंडे पानी में जमने से तो बचाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक भट्टी की तरह अथाह ऊर्जा भी जलाती थी। और इसी वजह से जिंदा रहने के लिए इस छोटे से जीव को लगातार बिना रुके शिकार करना ही पड़ता था। अब इतनी ऊर्जा चाहिए तो लगातार शिकार तो करना होगा, और साथ ही 25 फुट लंबी भयानक गिनसू शार्क से खुद को बचाना भी होगा। इसके लिए ये नन्हा मोसासौर प्रकृति के एक बेहतरीन कैमोफ्लाज यानी काउंटर शेडिंग का इस्तेमाल करता था। इसका सीधा सा मतलब है कि ऊपर से देखने पर इसकी पीठ का रंग एकदम गहरा होता था, जो गहरे समंदर के अंधेरे में मिल जाता था, और नीचे से इसका पेट बिल्कुल हल्का होता था ताकि सतह से आने वाली सूरज की रोशनी में वो छिप जाए। इसी कमाल की तकनीक से ये घात लगाकर नीचे से एकदम फुर्ती के साथ मछलियों और कवच वाले स्क्विड्स पर जानलेवा हमला करता था। आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, एक समुद्री शिकारी की शारीरिक संरचना। चलिए देखते हैं इसका इवोल्यूशनरी टूलकिट कैसा था। मोसासौर के शिकार करने का तरीका वो किसी खौफनाक फिल्म के सीन से कम नहीं था। इसका शारीरिक तालमेल गजब का था। सबसे पहले ये अपने जबड़े के आगे निकले एक सख्त हड्डीदार हिस्से, जिसे बोनी रोस्ट्रम कहते हैं, उससे शिकार पर एक जोरदार हथौड़े जैसा प्रहार करता था। फिर अपने पीछे की ओर मुड़े हुए दांतों से शिकार को बुरी तरह फंसा लेता था। अगर शिकार ने छटपटाने की कोशिश की तो मुंह की छत पर मौजूद दांतों की एक दूसरी पंक्ति उसे सीधे गले के अंदर खींच लेती थी। और हाँ, सांपों की तरह इसका जबड़ा भी डबल हिंज्ड होता था, जिससे ये बड़े से बड़े शिकार को एक ही बार में साबुत निगल जाता था। और मजे की बात यह है कि टूट फूट की भरपाई के लिए दांतों की नई पंक्ति हमेशा तैयार रहती थी। इन खौफनाक जबड़ों के साथ साथ इसके पास कुछ और भी कमाल के बायोलॉजिकल अपग्रेड्स थे, जैसे कि सांपों की तरह एक 2 मुंही यानी फॉक जीभ, जिससे ये पानी में रसायनों का स्वाद लेकर मीलों दूर से शिकार को ट्रैक कर सकता था। उम्र के साथ इसके फेफड़े इतने बड़े हो जाते थे कि ये बिना हवा लिए 30 मिनट तक पानी के भीतर गोता लगा सकता था। और सबसे खास बात, क्योंकि ये एक छिपकली था, इसके शल्क खिंचते नहीं थे, बल्कि ये पुरानी त्वचा को जगह जगह से गिराता रहता था, जिसे शेडिंग कहते हैं।
इससे शरीर के सारे परजीवी हट जाते थे और ये पानी को चीरते हुए तेजी से तैरने के लिए एकदम हाइड्रोडायनामिक और चिकना बना रहता था। अब आते हैं भाग 4 पर, शीर्ष शासक बनना और प्रागैतिहासिक समुद्रों पर अपना पूरा कब्जा जमा लेना। जरा इस जीव की विशालता का अंदाजा लगाइए। लगभग 12 साल की उम्र तक आते आते एक पूरी तरह से विकसित टाइलोसॉरस का वजन 9 टन तक पहुंच जाता था। 9 टन, यानी अगर हम 6 होंडा सिविक कारों को एक साथ तौलें तो उतना वजन सिर्फ इस एक जीव का होता था। और लंबाई पूरे 40 फीट। आज से 8.5 करोड़ साल पहले के उस दौर में 40 फीट का ये वयस्क मोसासौर दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे खूंखार और निर्विवाद शिकारी बन चुका था। एक बार जब ये इस आकार तक पहुंच जाता तो समझ लीजिए समंदर में इसका कोई सानी नहीं था। इसके विशाल जबड़ों में जो कुछ भी समा सकता था वो इसका भोजन था। फिर चाहे वो 20 फीट लंबी मछलियां हों, विशालकाय शार्क हों, कवच वाले बड़े कछुए हों या यहां तक कि दूसरे छोटे मोसासौर ही क्यों ना हों, इसके लिए सब कुछ बस एक दावत थी। लेकिन एक एपेक्स प्रेडेटर की जिंदगी सिर्फ शिकार करने तक महदूद नहीं होती। जब संभोग यानी मीटिंग का मौसम आता था तो इनकी बायोलॉजी एक दिलचस्प मोड़ लेती थी। इस दौरान उनकी शारीरिक वृद्धि तो रुक जाती थी, लेकिन शेडिंग यानी त्वचा गिराने की प्रक्रिया चलती रहती थी, जिससे नए और बेहद चमकीले पिगमेंट्स या रंग उभरकर सामने आते थे। इन जीवंत रंगों और अपने विशाल भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करके वे बहुत ही आक्रामक तरीके से अपने इलाके की रक्षा करते थे और अपने साथियों को आकर्षित करके समंदर में अपना खौफनाक दबदबा साबित करते थे। और अब भाग 5, अंतिम किनारा, जहां हम देखेंगे कि कैसे प्रकृति के हर अनुकूलन की अपनी एक सीमा होती है। ये कहानी का वो हिस्सा है जो हमें प्रकृति की बेरहम हकीकत दिखाता है। हमेशा और शिकार और भोजन की तलाश में अंधा होकर ये विशालकाय शिकारी लहरों के साथ उथले पानी में किनारे के बहुत करीब आ जाता है। वहां एक हैड्रोसॉर डायनासोर को देखकर उसकी जन्मजात वृत्ति उसे झपटने पर मजबूर कर देती है, पर यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होती है। वो विशाल मोसासौर समंदर तट की रेत में बुरी तरह फंस जाता है। वो पूरी ताकत से छटपटाता है, लड़ता है, पर अपने ही 9 टन के भारी शरीर के बोझ तले कुचला जाता है। और वो महासागर जिस पर उसने कभी राज किया था, अब बस खामोशी से उसे दम तोड़ते देखता रह जाता है। एक छोटी सी जमीनी छिपकली से लेकर समुंदर के सबसे खूंखार शासक तक का ये बायोलॉजिकल सफर वाकई में विस्मयकारी है। लेकिन जाते जाते ये एक बहुत गहरा सवाल भी छोड़ जाता है। क्या विकास की वो अंधी महत्वाकांक्षा जो किसी जीव को परम शक्ति और पूर्ण प्रभुत्व तक पहुंचाती है, क्या वही महत्वाकांक्षा अंततः उसे अपने ही पर्यावरण की जानलेवा सीमाओं के प्रति अंधा नहीं कर देती? ये इवोल्यूशन और सर्वाइवल का एक अद्भुत लेकिन बहुत ही चेतावनी भरा सबक है।